इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश भर में लॉकडाउन का आज दूसरे चरण शुरू हो चुका है। इस बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 11,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1076 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत की भी खबर है। अब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले देखे जाएं तो 11,439 के ऊपर हो गए हैं। इनमें से 1,306 इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जबकि 377 की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर बताया गया है लॉकडाउन के दौरान किन गतिविधियों सेवाओं पर बंदिशें बरकरार रहेंगी और किन्हें छूट मिलेगी। यहाँ हम खास बात ये बता दें आपको कि हॉट स्पॉट में लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। छूट का आधार क्या होगा, उसके लिए शर्तें क्या होंगी, ये भी गाइडलाइन में विस्तार से बताया गया है। सरकार ने आम लोगों को ये बहुत बड़ी राहत दी है कि अब आप बिजली के सामान को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन, टीवी आदि खराब होने पर रिपेयरिंग वाले को घर बुला सकते हैं। इतना ही नहीं, प्लम्बर, कारपेंटर भी बुलाए जा सकते हैं। मोटर मैकेनिक को भी छूट रहेगी। लॉकडाउन पार्ट 2 में कई बिंदु तैयार किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें पार्ट 2 का किस तरह के निर्देश दिए हैं। ये कल उन्होंने जब जनता को संबोधित किया था बता दिया था। और अब प्रदेशों में जो स्थिति है अलग अलग राज्यों में, उसके हिसाब से लॉकडाउन का खाका तैयार किया गया है। हालांकि 20 अप्रैल तक जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद और सख्त निर्देश सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल चर्चा में मेहमानों से जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे सैयद जफर जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। इसके अलावा जफर जी आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख जो कि बीजेपी प्रवक्ता है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद जी। आप दोनों का डॉक्टर गुलरेज शेख और सैयद जाफर अली, आप माफ किया सैयद जाफर, आप दोनों का बहुत है। और सैयद जाफर आपसे ही शुरू करता हूँ। दूसरा चरण शुरू हो चुका है और जिस तरह से सैयद जाफर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सैयद जाफर आपको मेरी आवाज आ रही है? जफर जी आपको रिजवान जी की आवाज मिल रही है? लगता है सैयद जाफर से हमारा संपर्क नहीं है। एक बार गुरलेज जी उनसे संपर्क करना पड़ेगा। गुरलेज जी आपको आवाज मिल रही है रिजवान जी की? मिल रही है जी रिजवान जी, गुलरेज जी से बात हो सकती है। डॉक्टर गुलरेज शेख, अगर जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? सख्ती और बढ़ती जाएगी लेकिन कुछ जगह छूट भी दी जानी। देखिए रिजवान जी, जो क्षेत्र अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के नए केसेस नहीं आ रहे हैं, जहां संक्रमण का भय कम है, वहां पर पार्शियल ओपनिंग शुरू होगी। और पार्शियल ओपनिंग इसलिए की जाएगी कि वापस से जो सामान्य जनजीवन है धीरे धीरे पटरी पर आए, साथ ही साथ लोगों को असुविधाएं कम हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, जहां पर हॉटस्पॉट्स होंगे, जहां क्लस्टर्स होंगे, वहां तो रिस्ट्रिक्शंस लोगों की जान बचाने के लिए रखनी होगी और स्वाभाविक रूप से रहेगी वही सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं। लेकिन उसमें भी जो कंडीशंस हैं कि जो भी जहां पर रिस्ट्रिक्शन खुलेगी भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ख्याल रखना है। बिना मास्क का उपयोग किए आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि जो मनरेगा की जो मजदूर वर्ग रहेगा, उसको भी जो एम्प्लॉयर रहेगा उस समय जो शासन की तरफ से ही होता है, वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का ख्याल रखे वहां पर। आप बता दी बार कट जाता जी। बिल्कुल सैयद जाफर, आप क्या कहेंगे? आज नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और आपको आवाज आ रही होगी मेरी तरह है। आज जो नए दिशा निर्देश जारी हो उस रोशनी में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सरकार से पूरे विश्व
देश में ये महामारी फैली थी, इसका जो सबसे प्रथम व्यक्ति जो रोकने का सुझाव या विश्व में हुआ वो लॉकडाउन, और जो हमने देखा कि चाहे हम इटली की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम अन्य देशों की बात करें, हम जहाँ देखेंगे शुरुआती तौर पर इसको बड़ा लंबा लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद भी स्थिति वहाँ पर उसके बावजूद भी नियंत्रण से बाहर है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहला लॉकडाउन हुआ, उसका लॉकडाउन हुआ, उसके लॉकडाउन में जो बढ़ा दो, और जिस प्रकार से हमारे गरीब तबके का लोग रहते हैं, उसको देखते हुए जो रियायत दी गई है वो बहुत ही सही है, लेकिन फिर भी हमें इस महामारी को जिस प्रकार से बढ़ती है उसको देखते हुए सतर्क रहना बहुत अति आवश्यक है। जी, आपको छूट भी दी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा और क्या चीजें होनी चाहिए, विपक्ष के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सवाल आज रिजवान भाई बिल्कुल भी पक्ष और विपक्ष का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बार बार ये बात कही है, और आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो। ये अलग बात है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार को पूरे विश्व में जिस प्रकार से महामारी फैली थी और जिस तेजी से रोकथाम करनी चाहिए थी, रोकथाम से अर्थात उसके जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, उसमें केंद्र सरकार ने जरूर देरी की है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे ईश्वरीय कृपा है और अल्लाह का करम है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं और उसके बाद उसकी जो मृत्यु दर है वो बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम है। और मध्य प्रदेश में हम जहां तक बात करें, हम इंदौर की, उज्जैन की, भोपाल की, अन्य जिलों की, तो जब तक हम सुचारू रूप से जांच को तेजी नहीं लाएंगे तब तक हम इसके रोकथाम पर काम नहीं कर सकते। जैसे देखेंगे कि शुरुआती दौर पर जब इनकी जांच शुरू हुई तो 100, 150, 200, 250 शुरू हुई, आज बड़ी मुश्किल से हम 600-700 के आसपास, 700-800 के पास हम पहुंचे हैं। और जिन जिन जिलों पर हमने जांच किया, मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम छिंदवाड़ा की बात करें या हम जबलपुर की बात करें, ये भले ही यहाँ पे केसेस कम आए, लेकिन हमने जैसे ही इसको शासन प्रशासन ने इसको पकड़ा और उसकी चेन को रोका, वैसे ही हमने इसको नियंत्रण कर लिया। तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार को अपनी ये जांच की वो है प्रक्रिया, उसको तेजी लानी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला है, हम उसको पीपी किट जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अमला अपने आप को पूरी ताकत से काम कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा हमारा जो पुलिस विभाग का महकमा है, जो हमारा नगर निगम का महकमा है, जो नगर पालिका का महकमा है, पंचायत लेवल का महकमा है, इन्हें भी मास्क 95 N95 मास्क दिए जाना चाहिए, जिससे कि ये भी पूरी तरीके से सुरक्षित होकर अपना काम कर सके। जी, डॉक्टर भोले शेख, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वे अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो उनको टीका टिप्पणी करना पड़ेगी विपक्ष के नाते, लेकिन अमूमन तौर पर उन्होंने बिल्कुल सधी हुई बात की और उसमें राजनीति बेसिकली बीच में नहीं लाए, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और अभी आवश्यकता यही है कि हम सब मिलकर काम करें, समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा रिजवान भाई, एक समय में एड्स के बारे में जैसा माना जाता था, HIV का जब वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था तो लोग बड़े घबराते थे, ऐसा लगता था कि ये तो बहुत व्यापक रूप से फैलेगा, बहुत नुकसान करेगा। लेकिन जो हम लोगों ने जिस प्रकार से सूचना को फैलाया, जन जागरण किया, उससे आप देखिए किस हद तक कर्टल किया है कि आज जो भय हुआ करता था कि ये व्यापक रूप से मानव मौत का साधन बनेगा, वो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि कोरोना का भी जो भय है, जन जागरण, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों से हम बहुत हद तक कम करेंगे और बहुत जल्दी हम सब चीजों को सामान्य कर देंगे। लेकिन आवश्यकता है कि समाज एक रहे और एकजुट होकर इससे लड़े। बिल्कुल, एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया के आंकड़े देखें उस लिहाज से भारत के आंकड़े काफी संतोषजनक हैं, लेकिन जैसा सैयद जाफर कह रहे थे कि अभी जांच व्यापक स्तर पर करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ जी, वो जो लोग स्वास्थ्य कर्मी
इसलिए कि अगर हम मध्य प्रदेश के मद्देनजर देखें तो स्वास्थ्य कर्मी बहुत अधिक संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मी या पंचायत में जो काम कर रहे हैं, जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें मास्क देना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट, सुरक्षा के जो भी उपाय हैं वो दिए जाने बहुत जरूरी है। और सरकार निगरानी रख रही है कि कौन सा क्षेत्र कितना सहयोग कर रहा है, कैसा है और किन क्षेत्रों में कितने क्या छूटें दी जा सकती हैं। जैसे कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशक के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, उनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। जैसे मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट, दूध, दुग्ध उत्पाद और प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई रहेगी। और जो इंडस्ट्री जिनमें छूट दी जानी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न हो, काम करने वाले उद्योगों को छूट दी जाएगी। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता। जिन क्षेत्रों की रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल है, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। ऐसे कई तरह के हैं, दवा से संबंधित, फार्मा से संबंधित, आईटी हार्डवेयर के निर्माण की दुकानें, पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, कुरियर सर्विसेज, खाद प्रसंस्करण, ऐसी बहुत ढेर सारे चीजें हैं। सिंचाई प्रोजेक्ट्स, मरम्मत निर्माण की छूट दी है, जहाँ भीड़ न हो ऐसी जगह पर छूट, सड़क निर्माण की परियोजनाएं, बिल्डिंग निर्माण में छूट, ऐसी अनेक चीजों में छूट दी गई है। और इसका ध्यान जरूर रखा जाना है कि सब जगह एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो सैयद जाफर, आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या लगता है, ये छूट पर्याप्त है या कुछ ज्यादा हो गई है, या कुछ ऐसे सेक्टर और हैं जिसमें और सावधानी के साथ छूट दी जानी चाहिए? देखिए, जहां तक रिजवान भाई हम सब देख रहे हैं और जितना हम स्टडी कर रहे हैं कोरोना को लेकर, कोरोना का सबसे समझ में आया है वो है लॉकडाउन, वो व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी। और जब तक हम इस पे पूरा फोकस नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि स्थिति के बारे में बहुत कुछ करना संभव नहीं होगा। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने अपने शुरुआती दौर पे लॉकडाउन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने इसमें लापरवाही बरती और आज वहां स्थिति यह है कि नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। कल मैं एक रिपोर्ट में मैं उसको गौर से देख रहा था कि वो उनकी जो एडवाइजरी जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की, जो उनका विभाग है, स्वास्थ्य विभाग या उनका जो भी अमला है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 15-20 दिन अमेरिका के लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं। 1 लाख से लेकर 2 लाख लोगों तक की इसमें मृत्यु हो सकती है। और आज ही मैंने देखा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 2000 लोगों की मृत्यु एक दिन में हो गई। इसका साफ साफ हम यही समझ सकते हैं, ठीक है, हमारी आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो रही हैं, ये बात सही है कि हम दिहाड़ी मजदूर को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम रोजमर्रा के काम करने वालों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, हम जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं, फिर हमें इस पे आरोप या प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, या कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब इसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, ना हो कि एक चीज को संभालने हम जा रहे हैं और दूसरी से मुझे लगता है संभालने जाए। दोनों पहलू को हमें समझना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियों पे भी हमको नजर रखनी पड़ेगी और हमें कोरोना के वायरस से भी बचना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को लेकर ही चलना पड़ेगा, हम किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते। जी रिजवान, बिल्कुल। क्या कहेंगे सैयद डॉक्टर गुलशन शेख? सैयद जाफर कह रहे हैं कि कड़ाई से पालन करना चाहिए, उपाय भी यही है, इसलिए कि हम सावधानी बरतेंगे। आप तो एक डॉक्टर भी हैं और आप इसकी हिमायत भी करते हैं। देखिए रिजवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र।
क्योंकि दुनिया भर में अभी तक कोई इसका इलाज स्थापित नहीं मिला है। तो सबसे अच्छा इलाज जो दिख रहा है वो लॉकडाउन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सोशल आइसोलेशन करना ही है। और इसीलिए कि हमने जो समय पर किया उसी कारण बहुत सारी जानें बच गई। ये बात सच है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं चाहे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, विश्व युद्ध एक और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन मानवता ने वापस से उसको खड़ा कर लिया। लेकिन जो लोग मारे गए वो कभी खड़े नहीं हो पाए। तो आवश्यकता है कि पहले जाने बचे, जाने बचेंगी तो हम अर्थव्यवस्था को वापस से खड़ा कर देंगे, इंटैक्ट कर देंगे। IMF ने कहा है कि हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है 3% या उससे ज्यादा श्रिंक हो सकती है। यूरोजोन की अकेले की 7% श्रिंक होगी। तो हम पर भी उसका इफेक्ट तो आना कंफर्म है, लेकिन चाहे आ जाए, पहले जान है तो जहान है। और दूसरी बात और भी है, जो लोग अभी कह रहे हैं कि ऐसे वातावरण में भी इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए लॉकडाउन खोल दो, तो मैं कहता हूं कि वो लोग बिलियनियर सिंड्रोम से ग्रसित हैं। बिल्कुल है। 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ मीडिया के संपादकों से और प्रमुख पत्रकारों से बातचीत की थी। इत्तेफाक से उसमें मैं भी उस चर्चा में शामिल हुआ था और मैंने कुछ सुझाव दिए थे उन्हें, जिनमें से एक सुझाव, जो गाइडलाइन जारी हुई है उनमें वो दोनों सुझाव शामिल है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये सुझाव दिए थे कि प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की जो सर्विस है उन्हें एक छूट दी जाए, इसलिए कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में इसकी जरूरत बहुत बढ़ रही है। अगर आप लोगों को घरों में रखना है तो उन्हें इस तकलीफ से निजात देना होगा। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि जो निजी संस्थान में कुरियर में बहुत अधिक लोग हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इन दोनों सर्विसों को इस छूट में जो दिशा निर्देश जारी हुए उसमें शामिल किया गया। डॉक्टर गुलेज, एक जिक्र और करना चाहूंगा मैं। आज मौलाना साहब पर कार्रवाई हुई है, उनके और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। गैर इरादतन हत्या का मामला उन पर दर्ज हुआ है। इस पर कुछ कहेंगे डॉक्टर गुलेज शेख? देखिए, इसमें कोई भी हो, चाहे वो साद साहब हो या कोई भी हो, जो भी पब्लिक को लाइफ को एंडेंजर करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होती है और होनी चाहिए। देखिए, इसको पॉलिटिकल दृष्टि से हम नहीं देखें। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात नहीं देखने का, क्योंकि आज के समय महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? कांग्रेस, एनसीपी तथा शिवसेना की। लेकिन जो आज अरेस्ट की गई एनसीपी के नेता, क्या नाम है उनका, विवेक दुबे को, क्योंकि कल जो वहां पर महम हुआ था बेंड्रा स्टेशन पर, मजदूर जो आए थे, उसमें माना यह गया कि इग्नाइटिंग फैक्टर जो थे वो मिस्टर चौबे थे, जो कि और ये कौन है? विवेक दुबे थे। ये विवेक दुबे एनसीपी के नेता हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार ने उनको अरेस्ट किया। तो सरकारें तो अपना धर्म निभाएंगी और निभानी भी चाहिए उनको। जब ऐसा कुछ भी होता है जो भी पब्लिक सेफ्टी के लिए डिजास्टरस हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी इनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही पड़ेगी। जी, क्या कहेंगे सैयद जाफर, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप भी? भारत से मरकज को लेकर बात की गई, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है और मैं इसको बिल्कुल भी खारिज करता हूं कि जो दिल्ली सरकार ने उन पर कार्रवाई की है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कि वो कब आए, कैसे आए जमात के लोग, क्या ये, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि वहां पे कोई ये जो मरकज बना हुआ है, ये 5-10 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था हमेशा रहती है। और मैंने हर कोई जानता है कि वो पुलिस थाने से लगा हुआ है और वहां पर हमेशा जो लोग सफर करते हैं वो वहां आते जाते रहते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में लोग वहां थे और कैसे वहां पे लोग रुके और कैसे उस पे संक्रमण फैला है और कहां फैला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और किन किन लोगों ने किस किस जगह पर जाकर फैलाया है, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सही पूरी तरीके से ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई। सैयद जाफर, आपको नहीं लगता
कि एक गाइडलाइन जारी हो गई भारत आई के आसपास, और उसके बाद भी वहां लोग मौजूद रहे। जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगा, उसके पहले भी लोग वहां मौजूद थे। ये अलग बात है कि कार्रवाई सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब को सामने आना चाहिए था? वो लंबे समय से क्वारंटीन है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना वो किसी तरह का बयान दे रहे हैं। तो वो अगर सामने नहीं आएंगे तो कितने दिन उनका इंतजार किया जाएगा? स्थिति जो है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा उनके चेहरे बेनकाब हों। अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो मैं अखबारों में पढ़ता हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करना चाहता, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा है कि जो हमारे रक्षा के प्रमुख हैं डोभाल, मिस्टर डोभाल साहब, वो क्यों गए रात में 2 बजे साथ साहब से मिलके? और डोभाल साहब को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके बीच में क्या बातें हुई और उन्होंने क्या बात बोली, उसके बाद वो वहां पे नहीं मिल रहे या कहीं चले गए। तो ये तो 2 बड़े स्तर की बातें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना एक शब्दों में कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां मुझे नहीं लगती कि किसी प्रकार का मरकज में षड्यंत्र हुआ था, किसी प्रकार से जानबूझकर उसको फैलाने की कोई बात की गई होगी। बिल्कुल मैं इस बात को खारिज कर बहुत से लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे। बिल्कुल मुझे याद है। सैयद जाफर, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि बहुत से लोग टूरिस्ट वीजा में आए थे, तो आप, और उसको लेकर भी अब सरकार ने एक्शन लिया है, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। आपको लगता नहीं है कि टूरिस्ट वीजा जो है उसका जिस तरह सरकार कह रही है वैसा दुरुपयोग हुआ? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस समय ये बिल्कुल चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देना चाहता हूं। रिजवान भाई, जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आए, क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे थे? और अगर वो वहां पे रुके थे तो क्या वो टूरिस्ट वीजा के खिलाफ रुके थे? हो सकता है कि उन्होंने एक सराय के रूप में, एक हॉस्टल के रूप में, एक होटल के रूप में वहां रुके हों, या हो सकता है कि वो वहां पर जब 25 तारीख को लॉकडाउन हो गया उस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसमें कहां से गुनाह हो गया, मुझे सही समझ नहीं पा रहा। और जब हम कोई टूरिस्ट मीडिया में, हम भी अगर टूरिस्ट वीजा में हम जाते हैं तो क्या हम धार्मिक स्थानों का प्रभाव नहीं करते? या जो लोग टूरिस्ट वीजा में आते हैं हिंदुस्तान, क्या वो मंदिरों में या मस्जिदों में या मज़ारों में या अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर नहीं जाते? तो उसको भी तो हम टूरिस्ट एंगल से देखेंगे। उन्होंने कौन सा गैरकानूनी काम कर दिया, कौन सा ऐसा धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया जिससे कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता में सवाल खड़े हुए? ये महत्वपूर्ण बात। अगर ऐसा है तो जरूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर गुलशन शेख? देखिए रिजवान भाई, इसको हम इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। पहली बात तो कि अजीत डोभाल साहब मिले और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कुछ नहीं होता है। सभी जगह ट्रैक भी किया जा रहा है, वो लोग किनसे मिले, कहां पर गए, कौन कौन संक्रमित हुआ, प्रत्येक राज्य में एक कृत्य हो रहा है। जहां तक कि टूरिस्ट वीजा की बात है, देयर इज समथिंग नोन एज मिशनरी वीजा। तो फिर ये है कि मिशनरी वीजा का प्रावधान ही नहीं रखे। जब भी कोई व्यक्ति देश में धार्मिक कृत्य के लिए आता है, प्रचार के काम के लिए आता है, तो उसको मिशनरी वीजा लेकर ही आना चाहिए। वो कभी भी एयरपोर्ट पे ये नहीं पूछा जाता कि आप मिशनरी वीजे पर आए हैं या टूरिस्ट वीजे पर आए हैं। एवरीबडी ये माना जाता है जो आपने डिक्लेयर किया है वही है। ये तो जब बाद में चीजें आती हैं और रिसर्च होती है तो मालूम पड़ता है। कहीं पे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी किसी भी डॉक्टर गुलेज, मैं आपसे एक सवाल कंट्री में जाए, आपसे ये नहीं पूछेंगे वहां। डॉक्टर गुलेज, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। 27 तारीख को यह मामला सामने आया, 25 तारीख का जिक्र है, फिर 27-28 तारीख को वहां से लोग निकाले गए। मौलाना साहब
उस दिन से संपर्क में नहीं है। उससे पहले कहा जाता है कि एनएसए से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इतने दिनों बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना, इसको इतना टाइम क्यों लगाएंगे? ये टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। और हर बार सिर्फ एक ही दिशा में टारगेट किए जाने को भी सवाल उठते हैं, जैसे सैयद जाफर ने अभी उठाया। आपको लगता नहीं है कि और भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिनके कारण से कोरोना संक्रमण हुआ है, उस पर कोई भी जिक्र क्यों नहीं होता? केवल एक ही जिक्र क्यों लगातार हो रहा है? और ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इसका उद्देश्य ध्यान बांटना है। नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जो पंजाब में हुआ, पुलिसकर्मी का हाथ काटा गया, उसके ऊपर भी बवाल मचा। कल जिस प्रकार से मजदूर मुंबई में आए थे, उस पर भी बवाल मचा और खूब डिस्कशन हुआ। और आज उसके ऊपर जो विजय दुबे की अरेस्ट भी हुई। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा 307 में मुकदमा दर्ज होने में, ये अपने आप में दर्शाता है कि एम्पल टाइम लिया गया चीजों को समझने में, जांच करने में, और उसके बाद ही कार्रवाई हुई। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे भी करता हूं कि देखिए, आप भी ग्रुप एडिटर हैं एक इतने बड़े चैनल के। कल से कोई खुदा ना खास्ता कुछ वहां विषय होता है तो क्या आप घर में छुप जाएंगे कि मीडिया के सामने, अधिकारियों के सामने सबसे पहले आएंगे? मौलाना साहब की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे न मीडिया के सामने आ रहे हैं, न वे किसी के सामने आके बात कर रहे हैं। जब आप अध्यक्ष हैं एक जमात के, तो आप कैसे ऐसे हालात में अपने आप को अंदर कर सकते हैं? घर के अंदर बोलते हैं क्वारंटीन है। यदि आप क्वारंटीन भी हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। चलिए, डॉक्टर गुलेर शेख आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद जाफर जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी कमर, चरण की शुरुआत हो गई है लॉकडाउन को लेकर। यहाँ पर एक खास बात यह भी निकलकर सामने आई क्योंकि अन्नदाताओं को कई जगहों पर छूट मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी सख्ती रहेगी क्योंकि हॉट स्पॉट की तरह इन जो है जगहों को चिन्हित किया गया। लेकिन यह सबसे खास बात जो रहेगी, जिस तरह से आपने एक सवाल उठाया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ के सामने, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों की मीटिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पर भी सरकार गंभीरता से जो विचार करती दिखाई दी है, क्या कहीं से लेकर? बिल्कुल उसमें शामिल किया है उन बिंदुओं को, सरकार ने जी उन बिंदुओं को शामिल किया है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है जी, लेकिन ये जरूरी था और सरकार ने इस तरह की चीजों में छूट दी है। कृषि के क्षेत्र में छूट दी है, अन्य जिन क्षेत्रों में छूट दी, और सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया। अगर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र, मैंने एक सांप्रदायिक सौहार्द और बढ़ाए जाने पर भी बात किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे को और मजबूत दिखाने के लिए एक वीडियो स्लाइड जारी की है और वो बहुत ही आकर्षक है। तो जाहिर है हर दिशा में हर तरफ ये काम हो रहा है। मरकज या इस तरह की कुछ चीजों की वजह से देश में एक कीचातान या एक दूसरे पर निशाना ताना, तानेबाजी करना हो रहा है। ऐसी चीजों पर भी कहीं ना कहीं काम होनी चाहिए, या मरकज जैसी कोई गतिविधि कहीं ऑफ ना हो, ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए। सबको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रिजवान जी, चर्चा आगे बढ़ाने के लिए और दोनों मेहमानों का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। 3 मई को अंतिम दिन होगा इस लॉकडाउन का, 19 दिन का रहेगा। लेकिन दूसरे चरण की जब शुरुआत हुई है तो सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ सख्त निर्देश देते हुए कई जगहों पर राहत की बात भी कही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें राहत की खुशियों के चलते जो है लॉकडाउन का पालन करना भूल जाना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अभी भी रखना है, लॉकडाउन का पालन लगातार करना है, क्योंकि ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिन स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया वहां पर सख्ती से पालन करने की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार पीड़ितों के जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और इन इजाफों के चलते देखा जाए तो जो
मौत के मुंह में समाते दिखाई दे रहे हैं जो मरीज, उनके आंकड़े में भी वृद्धि हो रही है। सभी से यही अपील है कि इन आंकड़ों को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि जो सैकड़ा की संख्या है वो 1000 में तब्दील हो चुकी है। ये संख्या और आगे न बढ़े, इसके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखते हुए सरकार का और प्रशासन का सहयोग करना होगा। खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।